सरकार ने वहां से रेवेन्यू वसूलने का इरादा कर लिया है और उसमें 20% कर दिया है शॉर्ट टर्म गेन को, प्लस आपने 10 से 12.5 कर दिया है। ये चीजें शायद मार्केट को जो अभी असर कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग में भी लोगों को जरूर असर करेगी। तो इस पे भी देखना होगा कि लोग अपनी जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे पहले डेट फंड को किया था कि वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड को भी किया था, तो शेयर मार्केट को भी ओवरऑल आई वुड से कि कहीं रैशनलाइज कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ना हो, यहाँ से सरकार को भी कुछ ना कुछ आमदनी बढ़ती रहे। ठीक सर, मैं आपके पास वापस लौट के आऊँगा। अविनाश सर हमारे साथ बने। अविनाश सर, मार्केट के लिए तो कुछ नहीं छोड़ा, एसटीटी, एलटीसीजी, स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ बढ़ा दिया। ये इमीडिएट रिएक्शन जो मार्केट ने भी दिया, 200-250 पॉइंट आ गया था नीचे, इनफैक्ट 400 आ गया था निफ्टी, तो अभी सिर्फ 150 रह गया, 200 रह गया। ये इम्पैक्ट डालेगा? टैक्स प्लानर तो यही उम्मीद थी कि सिर्फ एफएनओ का ट्रांजैक्शंस पे एसटीटी बढ़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो बढ़ोतरी की है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और मुझे लग रहा है कि देखिए आज तो नी जर्क करेक्शन रिएक्शन आपको देखने को मिला। आने वाले दो हफ्तों में मार्केट डेफिनेटली इसको नेगेटिव परसीव करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्विटी एक एसेट क्लास है टिम्पी, जो अभी भी इंडिया में नहीं है, बहुत कम इन्वेस्टर्स है। इसको तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। तो अभी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी, इनफैक्ट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आई थिंक अभी आ गया है तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा तो डैम्पनर आपको इक्विटी के मार्केट में देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली मैं देख रहा था कि स्मॉल और मिड कैप के जो स्टॉक्स है वहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में बिकवाली आई है। सो शायद इंडेक्स ही आपको दर्शा नहीं रहा है, बट अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में आई एम क्वाइट ऑब्वियस कि इसका असर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बाजार पर जरा इम्पैक्ट को भी परखते हैं कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। हमारे साथ हैं कुणाल परार हैं, रत्नेश गोयल हैं और अक्षय भागवत हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है। अक्षय जी, शुरुआत आपसे करेंगे। एक झटका बाजार ने दिया, हालांकि उसे उभरने की कोशिश है और अब थोड़ा सा स्थिर होता दिख रहा है। क्या लग रहा है आपको, लेवल्स कैसे दिख रहे हैं बाजार के? जी देखिए, जो इनिशियल रिएक्शन है थोड़ी सी कड़वाहट ज़रूर है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स जो डिफेंसिव सेक्टर्स है वो इनिशियली पिकअप कर रहे थे, और वो पिकअप करना करंट मार्केट सिचुएशन क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट डिफेंसिव्स में ज़्यादा मूव हो रहा है। फार्मा डिफेंसिव, ये स्टोरी अभी भी चल रही है। तो निफ्टी के अगर लेवल की बात करें तो 24,000 24,100 कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन ज़रूर है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग सपोर्ट ऑप्शंस के द्वारा वहाँ पे सीमित है। तो मैं कहूँगा वो सपोर्ट बहुत ही अहम रहेगा अगर आप देख रहे हो आज के लिए या कल के ये गुरुवार के एक्सपायरी के लिए। मेरा मानना है कि ये टेम्परेरी सपोर्ट है। जिस तरीके का आज इनिशियल रिएक्शन है 24,500 पे, काफ़ी सारा कॉल राइटर्स का प्रभाव काफ़ी भारी दिख रहा है अभी के करंट मार्केट रीडिंग में। तो मैं कहूँगा जब तक 24,500 के नीचे है आप कोई बाय करने की जल्दबाजी न करें। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा करंट सिचुएशन में। डिफेंसिव्स ही करंट थीम है। आप देखें टाइटन, आईटीसी, यही सब और फार्मा स्टॉक्स यही थोड़े लाइमलाइट में है। तो मैं सेल ऑन राइज व्यू रखूंगा। इंट्राडे है तो जब तक 24,500 के है थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है। 24,000 वापस रिटेस्ट होने का डर बना रहेगा बाजार में। अंशुल जी, आपके पास आएंगे। सर, इंफ्रा कैपेक्स को बिल्कुल जो इंटरिम बजट का था 11.11 लाख करोड़, उस पर बरकरार रखा गया है। और बजट से पहले हमने देखा था कि जो थीम्स थी जो सरकार से जुड़ी हुई, पावर, रेलवे कैपेक्स, पीएसयू, सारी ये चली हुई थी। और आज हम प्रॉफिट चेकिंग के संकेत देख रहे हैं। आज बजट में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, ना तो डिफेंस का बहुत जिक्र हुआ, ना तो रेलवे को लेकर मतलब बड़े ऐलान नहीं हुए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सेक्टर्स को? क्या यहां से थोड़ा सा पोजीशन कम कर लें? गुड आफ्टरनून। आप ठीक कह रहे हैं। पिछली बारी जब मैं आपके साथ जुड़ा था तो हमारी इसी बारे में बात हुई थी, और मेरा तब भी यही व्यू था कि इन सब सेक्टर्स में काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बिल्ट इन है, और गवर्नमेंट को उन एक्सपेक्टेशंस को बीट करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि अनरियलिस्टिक है। इस वजह से इनमें अपनी पोजीशंस को ईज ऑफ करना या थोड़ा सा टेकिंग सम मनी ऑफ द टेबल, वो अच्छी स्ट्रेटजी रहती तब भी। और क्लियरली वो ही हुआ है। बजट में इतना कुछ गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं है जिस वजह से करेक्शन आई है। बाय एंड लार्ज अगर आप बजट देखें तो हमें अच्छा लगे या हमारे लिए अच्छा है, गवर्नमेंट ने इन दोनों चीजों को सेपरेट किया है। लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या अच्छा है उस पे ध्यान दिया है, बजाय इसके कि शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा लगे। अब आप देखिए कि लॉन्ग टर्म में इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, विच विल इन जनरल बी गुड फॉर द कंट्री, फॉर द मल्टीप्लायर इफेक्ट।
अगर हम इवन जो जो एसटीटी देखें, एसटीटी बढ़ाया है ऑन एफएनओ, कितना इस कंट्री के अंदर स्पेकुलेशन बढ़ गया था। शॉर्ट टर्म में ऑफ कोर्स उसको उस स्पेकुलेशन को इम्पैक्ट होगा, बट लॉन्ग टर्म में ये कंट्री के लिए अच्छा ही है। छोटा निवेशक जो कि स्पेकुलेशन की तरफ जा रहा था उसके लिए डिसइंसेंटिव होगा। अगर हम इवन कैपिटल गेन्स टैक्स को देखें, ऑफ कोर्स मेरे लिए वो इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली, बट मैं अंशुल भाई 1 मिनट में मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, फिर अपनी बात कंप्लीट कर लेना। एक्चुअली में ना मेरे साथ शुभांकर सेन जुड़ गए हैं जो एमडी एंड सीईओ हैं सेंको गोल्ड वाले। उनके लिए एक अच्छी खबर आई है, तो एक बार उनका जरा रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर मैं अभी 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ सर इसके लिए अंशुल भाई, 1 मिनट के लिए। शुभांकर जी पहले तो बहुत शुक्रिया, 6% कर दिया आप पे मैम ने टैक्स, खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस लास्ट 1 साल में बढ़ोतरी आई थी, तो इसमें अपना अपर मिडिल क्लास कस्टमर्स जो थे उनके लिए दिक्कत आ रहा था खरीदने के लिए, बजट के अंदर रखने के लिए। और आई थिंक गवर्नमेंट में ये सोच से कि कॉमन मैन खरीद पाए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, तो ड्यूटी काफी कम कर दिया। और इससे और एक हेल्प जो होगा कि स्मगलिंग या जो गलत तरीके से गोल्ड आने का जो भी लोग गलत मौका या तरीका ले रहा था, वो भी कम होने के लिए बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक ये इंडस्ट्री को और फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए बहुत बहुत अच्छा एक्शन लिया गया है। कितना बढ़ जाता है सर इससे, टैक्सेशन से चेंज होने पर? हाँ, सॉरी क्या बताया आपने? बिजनेस कितना बढ़ता है मान लो जो टैक्स रेजिम चेंज होती है इस तरह बिजनेस से? देखिए, हाँ। हम लोग हर बार देखते हैं कि जब गोल्ड सडनली जंप हो जाता है तो 10-12% आपका डाउन हो जाता है। तो सिमिलरली ऑलमोस्ट अभी जैसे 7-8% डाउन हो गया, तो वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग सामने में फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, सो आराम से 12 से 15% बिजनेस जंप होने का है। कस्टमर्स भी बहुत एक्साइटेड है, ऑलरेडी कॉल्स आना चालू हो गया, तो आई थिंक दैट अभी अच्छे तरीके से सेल हो पाएगा। तो बस और सेल साहब इसके मेरे को, साथ साथ हाँ, अपने लिए एक स्पेशली जो देखे कि यंग जो इंटर्नशिप के लिए बोले या विमेन एम्पावरमेंट के लिए बोले या ईस्ट इंडिया में भी इंडस्ट्री कॉरिडोर के लिए गवर्नमेंट जो भी बोला, तो हम लोग को लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव गवर्नमेंट लिए है। स्पेस इकोनॉमी और ये सारा चीज तो है ही, बट गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म सोचते हुए ये पूरा बजट बनाया। एंड आई थिंक ये इस बजट को हम लोग 9/10 या 8.5/10 तो दे ही सकते हैं। ठीक है सैन साहब, आपने 8 मार्क्स तो दे दिए, मैंने ऑलरेडी यही क्वेश्चन पूछना भी चाह रहा था। अब बस मेरे को इतना बता दो, ये आप कंज्यूमर को भी पास ऑन करोगे सस्ता ज्वेलरी? जरूर जरूर कंज्यूमर को पास ऑन करना ही है, क्योंकि गोल्ड प्राइस खाली बढ़ने से खुशी नहीं होता है, जब लोग आके वो खरीदते हैं तो और ज्यादा खुशी होती है। ठीक है सर, एक खुशी बरकरार रखिएगा, फेस्टिवल सीजन तक गोल्ड के दाम वाम आप मत बढ़ाइएगा। अब मैडम ने तो कर दिया काम, आप भी थोड़ा सस्ता रखिएगा मामला। सर देखिए, आप नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं, आप मुकर नहीं सकते, यूट्यूब में फीड हो जाएगा ये। एकदम ठीक है ना जी? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, आपको जाना है कहीं पे, इसलिए बहुत शुक्रिया। अंशुल भाई मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को आपको रोकना पड़ा। अब अपनी बात पूरी कर दीजिए प्लीज़। नहीं, बेसिकली मैं यही कह रहा था डिम्पी जी कि मार्केट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो जरूर है, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा है, लेकिन जैसा हमें पहले भी अंदेशा दिया था फाइनेंस मिनिस्टर ने भी और सेबी चीफ ने भी, कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा कम जा रहा है, स्पेकुलेशन में पैसा ज्यादा जा रहा है, उस चीज को उनको डिसइंसेंटिवाइज करना था, और उसकी वजह से उन्होंने एसटीटी भी बढ़ाया है, थोड़ा कैपिटल गेन्स टैक्स भी बढ़ाया है लॉन्ग टर्म में। लेकिन मार्केट में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होएगी तो ये सब अब्सॉर्ब हो जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं, जब पहली बारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा था 2018 में, तो निफ्टी कुछ 10 से 11 हजार के बीच में होता था, आज निफ्टी 24,000 है। तो 5 साल में वो सब अब्सॉर्ब हो गया। इकोनॉमी अच्छा की तो निफ्टी भी आगे बढ़ा, और कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 10-20 गुना वहां से बढ़ चुके हैं। तो बाजार के लिए जैसा मैंने बोला, जो अच्छा है गवर्नमेंट ने वो किया है, जो अच्छा लगे उससे गवर्नमेंट थोड़ा दूर रही है, विच इज ऑल राइट। आई मीन शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट होता है, बट लॉन्ग टर्म में वो सब अब्सॉर्ब हो जाता है। आपने बहुत ही शानदार बोली कि अच्छा किया है, वो किया है जो अच्छा करना चाहिए था, अच्छा लगने वाला काम नहीं किया। ये लाइन तो आपकी बिल्कुल बेंचमार्किंग लाइन है। अंजुल भाई एक बात बताइए, आप मार्क्स कितने दे रहे हो? 8 मार्क्स दे रहे हो बजट को 10 में से?
मतलब मैं टीवी पे हूँ और आप पूछ रहे हैं तो मार्क्स देने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आप मुझसे जनरली पूछें और इनका सारा ट्रेंड देखें 11 साल का पिछले का, हाँ तो इसमें इनके बजट्स में बहुत कंटिन्यूटी रहती है। मैं उस कंटिन्यूटी को देखते हुए और सिंप्लिसिटी को देखते हुए इनके बजट्स की, मैं इनको 8.5-9 पॉइंट जरूर दूंगा। अरे वाह, ठीक है, 9.5 पॉइंट तक दे रहे हैं आप। ठीक है, बस एक मैं लास्ट सवाल लूँगा अनिल जी से, काफ़ी देर से हमारी वेट भी कर रहे हैं। अनिल सर, मेरे को एक चीज़ आपसे और समझनी है, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, ये जहाँ पे सरकार काफ़ी बड़ा काम करना चाहती है, इनफैक्ट कई स्टेट्स को तो उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट भी दिया है फाइनेंशियल्स का, इन सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपका बिजनेस कितना, आप अपने बारे में बता पाएंगे सर, या अगर नहीं है तो वहाँ पर आपका फोकस एरिया होगा, क्योंकि ग्रोथ को लेकर काफ़ी बात की है वहाँ पे उन्होंने। देखिए, हमारा इस नॉर्थ ईस्ट में काफी फोकस है। ओके। पिछले हमारा गुवाहाटी में ब्रांच है और हम स्टॉकिंग भी करते हैं, और मैंने ये देखा है कि पिछले 5 साल में हमारा कम से कम 20-25 गुना बिजनेस वहाँ बढ़ा है। वहाँ पे हाउसिंग को, और जो स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें अंडरग्राउंड केबलिंग, ट्रांसमिशन लाइंस और सोलर सिस्टम्स, हर चीज के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथनिंग, इनमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है सभी स्टेट्स में, स्पेशली आसाम में और त्रिपुरा एटसेट्रा में। तो इन सभी स्टेट्स के अंदर काफी फोकस दिया है गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथनिंग को, ट्रांसमिशन स्ट्रेंथनिंग को, तो उसका फायदा हम लोगों को मिला है। इसके अलावा जो रोड्स और रेलवेज पर जो काम हुआ है, उससे भी केबल की डिमांड उन सेक्टर से भी आई है। आप इस बार देखिए 300 अंकों की रिकवरी, बहुत ही शार्प रिकवरी, और एसटीटी एलटीसीजी बढ़ा है। लेकिन अगर आप ब्रोकिंग कंपनीज के शेयर को देखेंगे, एंजल वन देखिए, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल, ये तमाम शेयर आपको अच्छी रिकवरी दिखाएंगे। इनफैक्ट एंजल वन का शेयर तो करीब 6% ऊपर कारोबार कर रहा है, और ये मतलब इतनी शार्प रिकवरी, ये कमाल की चीज़ लग रही है। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, अगर ये डिस्करेज करने की कोशिश है एफएनओ ट्रेड को, तो निश्चित तौर पर वॉल्यूम घटेगा ही, थोड़ा मोड़ा जो भी असर आए, तो जो ब्रोकिंग वाली कंपनीज ही क्या करें? एंजल वन तो 6% ऊपर दिख रहा है सर, ये ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभिषेक ये जो एफएनओ पे एसटीटीटी अनाउंस किया है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, मेरे ख्याल से इनके लिए एक मामूली अमाउंट है, ऑल्दो ये एक्सपेक्टेड था, आई मीन मार्केट ये कर रही थी कि, बट ये काफ़ी मार्जिनल है। जो सबसे बड़ा डैमेज है वो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे, जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये जो एफएनओ का जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। मुझे लग रहा है उसी कारण से आप देख रहे हैं कि एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे जो ब्रोकिंग कंपनीज बीच में जो अभी गिरी थी, वो बाउंस बैक इसलिए आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम्स में मुझे नहीं लगता है कोई कटौती आने वाली है। आई थिंक ये बहुत ही मार्जिनल अमाउंट है, और मेरे ख्याल से इसका कोई असर आपके नंबर्स में बिल्कुल आना नहीं चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। कंजम्पशन वाले शेयर बस कर रहे हैं, बहुत तेजी से ऊपर आए हैं। आप देखिए आईटीसी, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, ये तमाम शेयर ऊपर हैं। एचयूएल तो कंजम्पशन की तरफ पूरा टिल्ट है, डिफेंसिव की तरफ बाजार इस वक्त है। रत्नेश जी, कोई ट्रेड दिख रहा है बाजार में आपको? बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी जिक्र करा कि डिफेंसिव थोड़ा सा मूड रहेगा, ये 1-2 दिन का मूड हो सकता है। तो जिसमें एक डाबर काफ़ी अच्छा इसमें प्ले करता हुआ दिखाई दे, तो डाबर में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक जो ट्रेड बनता है 600, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप रखना पड़ेगा। 640 के स्टॉप लॉस लगा के मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 690 रुपये और 700 रुपये के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, 640 का स्टॉप लॉस डाबर के लिए, 690-700 रुपये के टारगेट। कुणाल जी, आप लगातार, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर आप सक्रिय हैं, कुछ अच्छा खोजा आपने लग रहा है। वेल डेफिनेटली हमारा काम ही है अच्छा खोजना, और जिस हिसाब से अभी मार्केट रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव मार्केट मोस्टली हमें देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। एक स्टॉक है एस्कॉर्ट करके, जो 4076 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है यहाँ पे एस्कॉर्ट को। अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 3980 का हम यहाँ पे एसएल रखेंगे। 4150 का पहला टारगेट है, और ये जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर में हमें 4270 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। और मेरा एक्चुअली एक और स्टॉक था जो मैंने पहले निकाल के रखा था, लेकिन रत्नेश जी ने बेनिफिट ले लिया डाबर का लेकिन ठीक है, मैं एक और स्टॉक यहाँ पे देना चाहूँगा जो मेरी नज़र में है। जैसे गवर्नमेंट ने कैपेक्स के बारे में बोला है और उसमें इंक्रीज़ भी किया है। अदानी पोर्ट्स पे अभी मेरा फोकस है। 1500 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 1440 के एसएल के साथ। अगर टारगेट की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है,
मुझे ऊपर में अच्छे खासे टारगेट दिखाई दे रहे हैं। पहला टारगेट 1545 का है जो इमीडिएट हर्डल है, जैसे ही वो ब्रेक होगा ऊपर में 1620 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि अभिषेक जी आप कह सकते हो 7 से 8% का रिटर्न हमें यहाँ पे अडानी पोर्ट में देखने को मिल सकता ठीक है। 1620 के टारगेट अडानी पोर्ट के लिए। अच्छा, मेटल की बात करें या फिर ये पीएसयू स्टॉक्स, वहां पर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, यहाँ तक कि केमिकल और फर्टिलाइजर वहां पर प्रॉफिट टेकिंग है। अक्षय जी, कोई शॉर्ट की कोई सौदा नजर आ रहा है आपको? जी, वोलेटिल काफ़ी है बाज़ार, और अगर आप केमिकल क्षेत्र में देखें तो ये केमिकल और ये फर्टिलाइज़र ये एक पहले बजट के पहले एक थीम था, वो हो चुका है, तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली ज़रूर देखने को मिल रही है यहाँ पे। शॉर्ट्स अगर आप खोज रहे हो डे ट्रेडिंग के लिए तो अभी भी मैं कहूँगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों स्लिपरी टफ में है। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं बन पा रहा है बड़ी तेज़ी करने का, और जो इनिशियल सेंस है, जो रिएक्शन है मार्केट का नेगेटिव है। तो बैंकों में अगर आप प्राइवेट बैंक में देखें थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर ज़रूर है, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में। तो डे ट्रेडिंग के लिहाज से आप स्ट्रिक्ट 2 to 3% के रिटर्न के लिए STBT का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है डन सर, आपसे हम काफ़ी हद तक ट्रेड भी ले रहे हैं, और इस बीच मेरे साथ काफ़ी सारे मेहमान और भी जुड़े हुए हैं। और रेणुका शुगर्स के हमारे साथ मिस्टर चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। चतुर्वेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच चतुर जी, आपने समय फिर से निकाला। सर आपके सेक्टर को लेकर आज मैडम ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, ऐसा क्यों सर? आई डोंट नो, शुगर सेक्टर पे वैसे हम लोगों का एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इसमें अनाउंसमेंट होएगा, क्योंकि बाय एंड लार्ज जितने भी डिसीजन होते हैं ना वो आजकल एडमिनिस्ट्रेटिवली ले लिए जाते हैं। हाँ। जहां तक इस बजट का सवाल है, मैं समझता हूँ ऑन द प्रोडक्टिविटी जो इनने गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे और एग्री रिसर्च पे फोकस रहेगा, मैं समझता हूँ ये काफी अहम वो है स्टेप। एंड सेकेंडली, जो हम लोगों की ऑयल सीड इंडस्ट्री की बहुत दिनों से डिमांड थी कि आप नेशनल मिशन को लॉन्च करें, और पल्सेस में भी नेशनल मिशन लॉन्च किया है, तो मैं समझता हूँ ये डेफिनेटली गेम चेंजिंग है, और आने वाले दिनों में इसका फायदा डेफिनेटली मिलेगा हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनने में। और एक और चीज जिसके ऊपर ज्यादा मैंने सुना नहीं है बातचीत किसी भी एनालिस्ट को करते हुए, वो है लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन। तो ये मैं समझता हूँ काफी गेम चेंजिंग हो सकता है आने वाले सालों में, अगर ये पूरा कार्यान्वित हो गया। तो मैं समझता हूँ ये कुछ एक एक्शंस हैं। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कि आज 1.25 लाख करोड़ से 1.52 लाख करोड़ का जो एलोकेशन बढ़ाया है एग्री सेक्टर को, तो ये शो करता है कि गवर्नमेंट इज फोकस्ड कि एग्री सेक्टर को वापस मतलब बाउंस बैक कराया जाए। जो आज 18% के आसपास कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो ये एटलीस्ट 20 से तो ऊपर जाए। और जो 1.4% की ग्रोथ रेट रही है पिछले साल, तो वो डेफिनेटली इट इज रिंगिंग अलार्म बेल्स। तो उसका मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने एक्शन तो लिया है, उस हिसाब से वेलकम करते हैं हम लोग इस बजट को। नहीं, वो बात तो बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं मैडम ने आपको याद किया, लेकिन आपको साल भर मैडम याद करती है। आप सोचो, कभी भी शुगर का एक्सपोर्ट बढ़ाओ, कभी घटाओ, कभी एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाओ। बताओ, नए नए मिनिस्टर साहब आए थे पुरी जी, वो भी कह रहे थे भी 25% ब्लेंडिंग कर देनी चाहिए। बताओ, वो भी आपको फर्स्ट डे याद कर रहे थे। तो जरूरी नहीं है आज भूल गई मैडम, कोई बात नहीं, तो कभी और मौका सही। ठीक है सर, आपके मुंह में घी और शक्कर दोनों। सर शुगर फ्री वाली शक्कर देना, जो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मेरे साथ स्टूडियोज में नीलेश भाई आ चुके हैं। सर मार्क्स से शुरू करूं कि पहले कुछ और बताना चाहते हो नीलेश भाई? बताओ, मार्क्स बता दो पहले। जो पूछो आप, मार्क्स तो अंत में आते हैं। चलो ठीक है, लास्ट में मार्क्स लेते हैं। अच्छा क्या था और बुरा क्या था F&O को छोड़ के? वो तो बुरा है ही नहीं, सीधा जो अच्छा था वो है जो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है कि जो 3.4% ऑफ जीडीपी का जो स्पेंडिंग एलोकेट किया गया है वो एक हिस्टोरिक है और ऐतिहासिक कदम है, और ये उससे रियल इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। दूसरा बड़ा जो फोकस एरिया था वो अर्बन हाउसिंग, जो एक बहुत बड़ी लाखों करोड़ों का जो एलोकेशन हुआ है अर्बन हाउसिंग पे, इससे बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज, रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन सबको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और तीसरा जो है वो है एनर्जी और जो न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह, ये जो नए क्षेत्र हैं इनके ऊपर जो फोकस है। तो ऑन द होल जो अच्छा ये है कि ये बजट रियल इकोनॉमी पे बहुत ही अच्छी तरह फोकस करता है, और उससे जो हमारी जो 7-8% ग्रोथ रेट है वो बरकरार रहेगी।
दूसरी जो अच्छी बात है कि ये बजट में पॉपुलिज्म नहीं है, जो फ्रीबीज है, जो गिव अवेज है, वो सारा नहीं है जो एक एक्सपेक्टेशन था कि कुछ कंजम्पशन बूस्ट के लिए वो ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक जो एक फिस्कल डिसिप्लिन पे जो फोकस कंटिन्यूड है ये सरकार की, वो एक सेकंड बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, मैं एक ना वो अलायंस वाले मुद्दे पे भी आऊँगा। जब अनाउंसमेंट हो रही थी तो बहुत बड़ा हिस्सा बिहार, आंध्र प्रदेश इन सब पे भी दिया था। अलायंस वाला फीलिंग कहीं आपको बजट में दिख रही है नहीं दिख रही, उस पर भी पूछूंगा आपसे मैं। लेकिन मेरे साथ ना सौरभ गुप्ता हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से। सौरभ भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और माफ़ी भी सर, मैं माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर से थे और अनफॉर्चुनेटली मेरे को आवाज़ नहीं आई, आप मेरे को पता नहीं लग पाया कि आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सौरभ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मेरे को ये बताइए, जब आप आज मैडम बता रही थी ना कि हमने मोबाइल चार्जर पर और मोबाइल पे कस्टम ड्यूटीज़ को कम किया, आप यकीन मानेंगे मेरा सबसे पहले दिमाग में आपका ही शेयर आया और सबसे पहले मेरे को आप ही याद आए कि मैं क्या आज गुप्ता जी होते तो अभी उनसे पता कर लेते। और देखिए मेरी विश भी होगी पूरी। सर बताइए कितना बेनिफिट होगा आपको और ये पास ऑन भी करोगे आप? तो इसमें डेफिनेटली ये इसको बहुत वेलकम करते हैं। गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन पे, प्रोडक्ट पे और पीसीबीए पे और चार्जर्स पे ड्यूटी रिड्यूस करी है 40% से 15%। तो पीसीबीए के चार्जर जो क्रिटिकल कंपोनेंट है तो उससे डेफिनेटली कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, नॉट ओनली इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के लिए पर ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। तो इसको डेफिनेटली वेलकम करते हैं। और मोबाइल अगर देखें, हमारा सबसे बड़ा मोबाइल में है, तो इंडिया भी आज के दिन पे 15 बिलियन वर्थ ऑफ मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एप्पल है, सैमसंग है और भी काफी बड़े प्लेयर्स हैं। सो क्लियरली डेफिनेटली इस मूव को हम लोग वेलकम करते हैं। ओके। मैम से ये बता पाओगे आप, बजट के अंदर आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या मिस हुआ जरा वो बता दीजिए। नहीं, हमारे एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट शायद वो 15% जो रिबेटेड टैक्स था मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, जिनका उन्होंने इंटरिम बजट में मेंशन नहीं किया था, हमें लगता था कि वो दोबारा टू इंकरेज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो दोबारा लेके आएंगी, बट उस पर मेंशन नहीं रहा। बट डेफिनेटली ओवरऑल बजट में मेरे को काफ़ी पॉजिटिव्स लगते हैं, बहुत अच्छा बजट आया है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे काफ़ी फोकस है, एमएसएमई जो एक बैकबोन होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए एंड खासकर हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के, उस पर बहुत फोकस है। स्किल अपग्रेडेशन पे, स्किलिंग पे, इंटर्नशिप प्रोग्राम पे, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी पॉजिटिव है ओवरऑल किसी भी इंडस्ट्री के लिए, और खासकर उन इंडस्ट्रीज के लिए जो कि लेबर इंटेंसिव है। तो जैसे डिक्सन में हम लोग 28,000 लोग एम्प्लॉय करते हैं और हमारी ग्रोथ जो ऑर्डर बुक है, क्लियरली हमें लगता है कि आगे ये नंबर बहुत बढ़ेगा आगे हमारे लिए। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। सौरभ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और जल्दी मुलाकात होगी। इसी नोट पे मैं आपको छोड़ रहा हूँ सर। अच्छा मार्क्स तो देखे जाइए सर, बजट को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दोगे आप? मैं 8.5%। अच्छा ठीक है, 8.5, ठीक है सर, कोई बात नहीं, बढ़िया है, 8.5 मार्क्स दे रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नीलेश भाई जब स्पीच हो रही थी ना तो वो बता रहे थे कि गया में हम बनाएंगे, फिर वो बता रहे थे हम एयरपोर्ट भी खोलेंगे बिहार के अंदर, फिर वो बता रहे हम वेस्टर्न इंडिया के अंदर भी जाएंगे। सर टूरिस्ट स्पेस तो और भी बनाई जा सकती थी। आपको थोड़ा बजट के अंदर अलायंस वाली फीलिंग नहीं आ रही थी कि अलायंस वाली गवर्नमेंट है, थोड़ा आंध्रा बिहार इस तरफ में ज़्यादा फोकस था? देखिए बजट तो एक पॉलिटिकल रियलिटी भी है, तो उसमें कोई दो राय है नहीं है। बिहार जो है वो एक पिछड़ा राज्य भी है, जो जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी बिहार की है वो जो प्रॉब्लली पूरे इंडिया में बाकी सब स्टेट्स के मुकाबले में सबसे नीचे भी है। ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रोग्रेस की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और एक बहुत ज़रूरी था कि कुछ बिहार के लिए किया जाए। ओके, हो सकता है कि ये बजट में ये जो इनिशिएटिव्स लेने हैं उनका उल्लेख करके एक बिहार पे फोकस ला जा रहा है कि जो एक अंडर डेवलप्ड स्टेट है उसके ऊपर फोकस करके कैसे वहाँ की जो जनता है उसके लिए एक विकास हो। और ये जो और अच्छी बात ये हो रही है कि वो हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम पे, कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, कि जो हाईवेज है, कि जो बाकी टूरिज्म पे फोकस है, वो सब बिहार में हो रहा है। तो वो एक बहुत पॉजिटिव है ओवरऑल इंडिया की जीडीपी के लिए, क्योंकि जो दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो बड़े राज्य हैं जहाँ पे काफ़ी हद तक शायद 20 या 25% हमारी पॉपुलेशन वहाँ पे रहती भी है इंडिया की। तो अगर इंडिया का ग्रोथ रेट हाई लेवल पे बरकरार रखना है तो जो दो बड़े राज्य हैं उनका ग्रोथ रेट्स भी कैसे बढ़े ताकि ओवरऑल इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़े, वो एक शायद एक कोशिश है ये बजट के माध्यम से। ठीक है नीलेश भाई, एक और चीज़ थी, रोजगार का मुद्दा सरकार के लिए कहीं ना कहीं पेन पॉइंट था और शायद वो इलेक्शन के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट भी हुआ।
तो युवाओं को लेकर बहुत फोकस किया गया है इसमें, और मल्टीपल कई सारी चीजें, कई सारी स्कीम्स का ऐलान किया गया है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत पॉजिटिव, क्योंकि क्या है, एक तो आप एक एनकरेज करो इन्वेस्टमेंट को, तो जो मैंने पहले कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ये जो सारे क्षेत्र है, अर्बन हाउसिंग, उससे भी रोजगार बढ़ेगा। उसके अलावा जो 1 करोड़ जो युवा हैं जिनको 5 साल में इंटर्नशिप्स, इंडिया की टॉप 500 कंपनियों में उनको इंटर्नशिप्स मिलेगा, ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। बिकॉज इंटर्नशिप एक जॉब के पहले या नौकरी के पहले इंटर्नशिप एक बहुत बड़ा कदम होता है, तो उनके लिए और रोजगार की जो तक है वो उनके लिए उभर के आती है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आपके कॉन्फिडेंस ये लग रहा है सर कि आप 9 नंबर से कम तो नहीं देंगे? नहीं, आपने बिल्कुल बुलजाई मारा है कि ये बजट ऐसा है क्योंकि ये रियल इकोनॉमी पे फोकस करता है, और ये बजट जो है पॉपुलिज्म की ओर नहीं जाता है, तो वो बहुत बहुत पॉजिटिव है। आज 4.9% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, अगले साल 4.5%, इससे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी, जिससे कंज्यूमर क्रेडिट बढ़ेगा, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। और अगर ये सब एक कॉन्टेक्स्ट में डाले कि जहाँ इंटरेस्ट रेट कट्स आने वाले हैं अगले 6 महीने में, तो वो सब देख के तो ऐसे लग रहा है कि कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत रहेगी, और ये बजट उसको एक बहुत बड़ा बढ़ावा देती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जल्दी वापस मुलाकात होती है, इसी नोट पे जा रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैर, इस बीच आपको मैं जरा बैंक निफ्टी के बारे में बता दूं, करीब 850 पॉइंट की गिरावट है बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस हो चुका है निफ्टी के मुकाबले, निफ्टी रुका हुआ बट बैंक निफ्टी टूट रहा है। अक्षय, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो बजट में बैंक्स के लिए कुछ बात हुई नहीं है। सेकेंडली, अगर आप लेवल्स भी फॉलो करें, 52,000 जो है बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही एक अहम स्तर था। करंट मार्केट आप रीडिंग देखिए तो बैंक निफ्टी वो सपोर्ट तोड़ चुका है, तो 52,000 का जो सपोर्ट था, 8-10 दिन का कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेक एक नेगेटिव प्राइस रीडिंग है फॉर डे ट्रेडिंग या कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग। तो जब तक 52,000 कम से कम अभी यहाँ से रिकवर ना करे, तो एक ब्रेकडाउन है, नेगेटिव एक डेवलपमेंट है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नज़रिए से, और इजीली 51,000 या 50,800 ये 2 टारगेट आपके बैंक निफ्टी में जल्द आ सकते हैं। और अब देखें तो प्राइवेट बैंकों में काफ़ी बिकवाली है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और बजट में इनकी कोई लेन देन है नहीं, अभी तक कुछ बातें नहीं हुई है। तो ओवरऑल कुल मिला के टेक्निकल लेवल टूटा है, कोई बजट से आया नहीं है, तो नेगेटिव मान के चल रहे हैं हम बैंक निफ्टी में, तो सेल करने की राय रहेगी बैंक निफ्टी। ठीक है, मेरा थोड़ा एक पॉइंट और भी है कि 31 तारीख के इस बार डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो इसका समय भी ज़्यादा है, इसको तोड़फोड़ अभी और की जा सकती है, जबकि निफ्टी 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। मिहिर वोरा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं। मिहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे को अंशुल भी दिख रहे हैं अभी भी स्क्रीन पर, राधिका भी दिख रही है। राधिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए। अंशुल भाई, आपके पास मैं अभी आ रहा हूँ, आपको 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा। मिहिर भाई की बात भी सुन लें, आप भी सुन लेगा, मैं भी सुन लूँगा। बड़े इंटेलिजेंट है और बहुत ही मार्की नज़र रखते हैं पूरे मार्केट पे। मिहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और इस बीच एक और स्क्रीन पर मेरे को मेहमान भी दिख रहे हैं, डीपी सिंह साहब भी दिख रहे हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, अभी आ रहा हूँ आपके पास सिंह साहब लौट के। मीर भाई, एक चीज़ बताइए, बजट के अंदर 2 ऐसी बातें या 3 ऐसी बातें जो बहुत अच्छी लगी आपको, एंजल टैक्स को छोड़ के और इस सब चीज़ों को छोड़ के, और इसके अलावा 2 ऐसी बातें जो बहुत ख़राब लगी। मेरे को थोड़ा ना एक वो बनाने हैं स्नैपशॉट्स, तो आपकी हेल्प लगेगी उसमें, जरा बताइए सर। बिल्कुल, देखिए, एक तो जो हाउसिंग पे फोकस बरकरार रखा है, आउटले बरकरार रखा है और बढ़ाया भी है, एंड प्लस काफी सारी जो स्टार्टिंग में बातें करी थी वो जॉब क्रिएशन की थी, उसकी हिंट हमें इकोनॉमिक सर्वे में भी मिली थी। जॉब क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट गोल है अब जाके, 80 लाख जॉब्स क्रिएट करने हमें हर साल नेक्स्ट 10-15 साल के लिए। तो एक ट्रेनिंग, स्किलिंग और जॉब क्रिएशन की जो बात की वो बहुत पॉजिटिव थी। मेरे ख्याल से इनफ रिसोर्सेज इसको दे रहे हैं, इंक्लूडिंग द अप्रेंटिसशिप की जो बात करी है टॉप 500 कंपनीज के साथ, तो वो मुझे अच्छी लगी। हाउसिंग की बात करी, अर्बन हाउसिंग, खास करके अर्बन पुअर के लिए जो हाउसिंग की बात करी, दैट वाज आल्सो पॉजिटिव। एंड दूसरा एक था कि काफी सारी चीजें जैसी थी जहां पे टैक्स बढ़ सकते थे लेकिन बढ़ाए, तो लैक ऑफ नेगेटिव आल्सो आई कैन से दैट्स अ पॉजिटिव, यू नो। एंड नेगेटिव तो आई थिंक ऑलरेडी काफी बात हो चुकी है जिस तरह से कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाया है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था, तो सेंटिमेंट वाइज ये एक नेगेटिव है। एसटीटी बढ़ाने की उम्मीद तो थी, वो आ चुकी है, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी बात नहीं है, माइनर नेगेटिव मैं कहूंगा, लेकिन जो कैपिटल गेन्स टैक्स जो बढ़ाया है वो आई वुड से दैट्स अ बिगर नेगेटिव।
अंशुल भाई एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। अब ये सारे अनाउंसमेंट्स टिपिकली हो चुकी है, काफ़ी हद तक फाइन ट्यून भी हो चुका है। कुछ वेट और करना चाहिए, मार्केट थोड़ी और करेक्शन दे सकता है, आपको लगता है? ये F&O की बात तो ठीक है, जो है सो है, वो तो अब है ही, अब क्या करें? देखिए बाजार बहुत अच्छा चला है और ग्लोबल टेलविंड्स जो थे वो धीरे धीरे करके न्यूट्रल हो रहे हैं। तो एनीवे बाजार को एक ब्रीदर या सांस लेने की जरूरत थी, वो शायद ये बहाना मिल गया तो ले रही है सांस। बट मैं अगर 3 साल या 5 साल का व्यू लेके चलूं इंडिया के लिए, क्या ये जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी 7% आएगी? जरूर आएगी। क्या इंडिया ग्लोबल में, पूरी दुनिया में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है नेक्स्ट 5 साल के लिए वो रहेगी क्या? डेफिनेटली रहेगी। तो वो सब स्ट्रक्चरल और ग्लोबल फैक्टर्स जो है रिलेटिव टू इंडिया, रिलेटिव टू ग्लोबल, वो तो मेरे ख्याल से बरकरार है। तो एक मैं एज ए इन्वेस्टर में अगर बात करूं तो आई थिंक ये बजट हो चुका है, जो रिएक्शन आना है वो हो चुका है। अब मार्केट अपनी जो नॉर्मल अर्निंग्स ग्रोथ के साथ जैसे चलती है वैसे चलनी चाहिए। मीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय निकालने के लिए। आपसे किसी दिन और फुर्सत में लंबी बात होगी, आज के लिए खैर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राधिका भी हमारे साथ है, अंशुल भाई भी। अंशुल भाई एक छोटा सा सवाल आपसे भी, फिर मैं अभी आपको फ्री करूंगा। चर्निंग के हिसाब से अभी कुछ नया है सर जो मार्केट के अंदर देखा जाए, जो इस बार बजट के साथ ही जुड़ के आया, नया इससे पहले डिस्कशन में नहीं था? डिस्कशन में नहीं था, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एक इंडिया ने जो आईटी सेक्टर में हमने देखा कि 1990 से 2010 के बीच में जो वो सनराइज सेक्टर था, वो स्पेस हमारी मैन्युफैक्चरिंग में दिखी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया काफी पीछे रह गया। इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे दोनों तरफ से फोकस काफी रहा है। एक तो कैपिटल क्रिएशन से, कैपिटल फॉर्मेशन से, और दूसरी तरफ जहां पे प्रायोरिटीज की बात आई ऑन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, उसको भी इंसेंटिव्स मिले हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखा जाए तो इसका गोल्डन पीरियड अहेड है। 3, 5, 10 साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी तेजी आएगी, काफी टेलविंड रहेगा। और गवर्नमेंट ने क्लियरली इंटेंट दिखाया है कि उस सेक्टर को ये लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, बोथ फ्रॉम कैपिटल फॉर्मेशन एज ऑल्सो फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये एक स्पेस है जो कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के रेडार पे रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, वापस जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।